हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लाइमैक्स कैंपस में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग भूगोल पर ही चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने आप लोगों को कुछ भूगोल के बारे में पढ़ाया था जिसमें संसाधन था। तो संसाधन के कुछ प्रकारों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो आज उससे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए 3 नंबर, इससे पहले 2 नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 नंबर तक। 3 नंबर में देखिए पुनः प्राप्ति के आधार पर, ठीक है। तो पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरण संसाधन, ठीक है। तो चलिए नवीकरण संसाधन को समझ लेते हैं। पहला देखिए नवीकरण संसाधन, ऐसे संसाधन जिन्हें दोबारा प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो नवीकरण संसाधन ऐसे संसाधन को कहते हैं जिनको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे में देखिए सूरज का प्रकाश, हवा, तालाब, झीलें, नदियाँ, समुद्र, मछलियाँ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। इनको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, तो आप लोग देखिएगा कि बरसात के मौसम में कुछ समय के लिए क्या होता है, सूरज का प्रकाश हम लोगों को नहीं मिल पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूरज का प्रकाश क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो फिर क्या होता है, जब आसमान खुलता है, बादल खत्म हो जाता है, तो पुनः हम लोग क्या होता है, सूरज का प्रकाश प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। वैसे ही हवा कुछ समय के लिए क्या है, रुकता है, पूर्णतः नहीं रुकता है, ठीक है। पूर्णतः रुकेगा तो हम लोग का क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण क्या होगा, दम घुटने लगेगा। तो हवा आप लोग देखिएगा कि कुछ समय के लिए थोड़ा रुकता है, जिससे हमें अधिक गर्मी लगने लगती है गर्मी के दिनों में। फिर पुनः क्या होता है, ये चलने लगता है। तो नवीकरण संसाधन ऐसे संसाधन को बोलते हैं जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा, देखिए नदियाँ, समुद्र, मछलियाँ, पेड़ पौधे। नदियों में पानी क्या होता है, सूख जाता है, लेकिन बरसात के बाद क्या होता है, पुनः वह पानी आ जाता है नदियों में, ठीक है। मछलियाँ भी क्या होता है, तालाब पोखर में आप लोग देखिएगा कि जब पानी खत्म हो जाता है तो मछलियाँ क्या होता है, मछलियाँ भी खत्म हो जाता है। और पुनः जब पानी बरसात होता है, पानी आता है, तो मछली भी क्या होता है, पुनः तालाब में आ जाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं। वैसे संसाधन जिन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अनवीकरण संसाधन पर चर्चा करते हैं। 2 नंबर देखिए, अनवीकरण संसाधन, ऐसे संसाधन जिन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। अनवीकरण संसाधन ऐसे संसाधन को कहते हैं जिन्हें हम एक बार यूज़ करने पर वह समाप्त हो जाता है, यानी हम दोबारा प्राप्त उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, पहला है कोयला। तो कोयला जो है आप लोग जलाइएगा तो वो क्या होता है, राख बन जाता है। पुनः आप सोचिएगा कि फिर से कोयला उससे प्राप्त कर लें तो होगा, नहीं होगा, क्योंकि राख बन चुका है। तो राख से कोयला तो बनेगा नहीं, ठीक है। वैसे ही पेट्रोल क्या होता है, एक बार जलने के बाद ये समाप्त हो जाता है, पुनः आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है केरोसिन, जिसको आप लोग मिट्टी का तेल भी कहते हैं, ठीक है। ये भी जलने के बाद क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसे संसाधन जिनका दोबारा उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं, अनवीकरण संसाधन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर देखिए, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है।
तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए ये है आपका निजी या व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, ठीक है। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला नंबर देख लीजिए, निजी या व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। तो ऐसे संसाधन जिस पर कोई व्यक्ति का पूर्णतः अधिकार होता है उसे ही क्या कहते हैं? निजी या व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि, ठीक है, मकान, कार जिसको गाड़ी कहते हैं, मोटरसाइकिल, मोबाइल इत्यादि, ठीक है। तो ऐसे संसाधन जिस पर हम लोगों का पूर्णतः अधिकार होता है, ठीक है ना, हम लोगों का नहीं, किसी विशेष व्यक्ति का पूर्णतः अधिकार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, घर है, मकान। तो आपका मकान को कोई कह सकता है कि ये मेरा मकान है? नहीं कह सकता, क्योंकि आपका मकान पर पूर्णतः क्या होता है? आपका अधिकार होता है, ठीक है। वैसे ही आपका मोटरसाइकिल होगा तो उस पर क्या होगा? आपका पूर्णतः अधिकार होगा। और ये देखिए पहला नंबर है भूमि, ठीक है, पहले में है भूमि। तो आप जिस पर कृषि करते हैं उसी को क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं। या आप जिस पर मकान बना लेते हैं वो क्या कहलाता है? भूमि, यानी ज़मीन कहलाता है। तो वो भूमि क्या होता है? पर्सनली आपका होता है, ठीक है। यानी जो आपका होता है पर्सनली, ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं? निजी या व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे इस पर और चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम लोग पढ़े थे पहला 1 नंबर निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन के बारे में पढ़े थे, उसी का 2 नंबर है सामुदायिक संसाधन, ठीक है। तो ऐसे संसाधन जिस पर पूरे समुदाय यानी जिस पर सभी का अधिकार हो, जैसे खेल का मैदान, विद्यालय, तालाब, शमशान, कब्रिस्तान, पंचायत भवन, पर्यटन स्थल इत्यादि, ठीक है। तो आप लोग इसको समझिए। सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है, या जिस पर कह सकते हैं कि सभी का अधिकार होता है। जैसे खेल का मैदान, तो खेल का मैदान क्या है? जिस पर सभी का अधिकार होता है, जो आएगा उस पर खेल सकता है, ठीक है। वैसे ही है विद्यालय, स्कूल, यानी इस विद्यालय पर क्या होता है? सबका अधिकार होता है, जो चाहता है क्या पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें गरीब का बच्चा या अमीर का बच्चा पढ़ सकता है या छोटा जाति, उसमें कुछ नहीं होता है। जो चाहेगा क्या होगा? पढ़ सकता है, यानी सबका होता है, ठीक है ना। चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितना भी है सबका होता है, ठीक है ना। यानी उस जो है वहाँ के जो होते हैं वो सभी का उस पर क्या होता है? अधिकार होता है। चलिए तालाब पर भी सबका अधिकार होता है, ठीक है। शमशान, जहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ मुर्दा को क्या कहा जाता है? जलाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? शमशान कहते हैं। तो शमशान पर क्या होता है? सभी का अधिकार होता है कि जो जाएगा वहाँ अपना दहसन मतलब जो है मुर्दा को जला सकता है वहाँ जाकर, ठीक है। तो शमशान पर क्या होता है? सभी का अधिकार होता है। वैसे ही कब्रिस्तान, ठीक है, यहाँ देखिए कब्रिस्तान, जहाँ जो है क्या होता है? मुर्दा को गाड़ा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं।
तो उस पर क्या होता है, सभी का अधिकार होता है, ठीक है ना। किसी विशेष व्यक्ति एक का अधिकार नहीं होता है, ठीक है ना। उस पर क्या होता है, सभी का अधिकार होता है, ठीक है। अब वैसे ही खेल का मैदान हो गया, आपका कब्रिस्तान हो गया, पंचायत भवन हो गया, पर्यटन स्थल जहाँ हम लोग घूमते हैं, ये सब क्या हो गया, सामुदायिक संसाधन। इस पर किसी का अधिकार नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, ठीक है ना। इस पर पूरे समुदाय यानी सभी का अधिकार होता है। उसी को क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर का देखिए, राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। वैसे संसाधन जिस पर अधिकार राष्ट्र या राज्य का होता है, ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जिस पर क्या होता है, राष्ट्र या राज्य का अधिकार होता है, उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होता है। जैसे सड़क, सड़क क्या है, उस पर राष्ट्र या राज्य का अधिकार होता है। जैसे सरकारी ज़मीन हो गया, आपका सड़क हो गया, नहर हो गया, रेल हो गया, इस पर क्या है, सरकार या उस राज्य का अधिकार होता है, ठीक है ना। राष्ट्र या राज्य का अधिकार होता है, ठीक है। चलिए हाँ, नोट देखिए, सागर के पास, ठीक है, समुद्र के पास 12 समुद्री मील यानी 19.2 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन भी देश का ही संपत्ति होता है, ठीक है ना। समुद्र के आसपास जो होते हैं 19.2 किलोमीटर यानी 200 समुद्री मील के जगह को देश की ही संपत्ति कहा जाता है, ठीक है ना। यानी उस पर जो चीज़ होगा वो क्या कहलाता है, उस देश का ही संपत्ति। जिस देश में मतलब समुद्र से, जो देश है उसके समुद्र से जितना भी 19.2 किलोमीटर का जितना भी क्षेत्र होता है, वे सभी क्या कहलाते हैं, उस देश की संपत्ति कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जो तट रेखा से, ठीक है, तट रेखा से 200 समुद्री मील के बाद खुले महासागर तथा उसके अंतर्गत आने वाले संसाधन को ही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, तट रेखा से 200 समुद्री मील के बाद खुले महासागर तथा उसके अंतर्गत आने वाले संसाधन को ही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। यानी 200 समुद्री मील के बाद, ठीक है, 19.2 किलोमीटर के बाद के क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 5 नंबर में, विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो विकास के स्तर पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें भी पहला है संभाव्य संसाधन, दूसरा है ज्ञात संसाधन, तीसरा है भंडारित संसाधन, चौथा है संचित संसाधन, ठीक है। तो 1 नंबर देख लीजिए, संभाव्य संसाधन, वैसे संसाधन जिनका विकास वर्तमान में नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में विकास की संभावना है। जैसे भारत में पेट्रोल मिलने की संभावना है, ठीक है ना। तो संभाव्य संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिसका विकास अभी वर्तमान में नहीं हुआ है लेकिन संभावना है कि भविष्य में ये संसाधन हमें प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना। वैसे ही संसाधन को क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे भारत में क्या है, पेट्रोल मिलने की संभावना है। भारत में पेट्रोल मिलने की संभावना पूर्वी और पश्चिमी तटों के साथ ही उस असम हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल मिलने की संभावना है, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों को संभाव्य संसाधन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। संभाव्य संसाधन जो हमें भविष्य में प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना, संभावना है कि भविष्य में प्राप्त हो सकता है, उसी को संभाव्य संसाधन कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
पहला नंबर आप लोगों को पढ़ा चुके हैं संभाव्य संसाधन के बारे में। दूसरा नंबर आप लोग देख लीजिए। दूसरा नंबर में है ज्ञात संसाधन, ठीक है। ज्ञात मतलब जो मिल चुका है, ठीक है ना। ज्ञात संसाधन वैसे संसाधन, ठीक है, वैसे संसाधन जिसका विकास हो चुका है, ठीक है ना। जैसे गुजरात के तेल कुंकों से पेट्रोल निकाला जा रहा है, ठीक है ना। ज्ञात संसाधन, ठीक है ना, या विकसित संसाधन, ठीक है ना। ज्ञात संसाधन को ही विकसित संसाधन कहते हैं। ये विकसित संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिसका विकास हो चुका है, ठीक है ना, यानी जिसका पता चल चुका है, उसी को क्या कहते हैं, विकसित संसाधन या ज्ञात संसाधन कहते हैं। जैसे गुजरात में क्या है, पेट्रोल निकाला जा रहा है, ठीक है ना। संभाव्य संसाधन में हम लोग पढ़े थे कि संभावना है कि कहीं कहीं क्या है, पेट्रोल है, लेकिन अभी वहाँ निकाला नहीं जा रहा है। लेकिन विकसित संसाधन में क्या हुआ, हमको पता चल गया कि यहाँ पर पेट्रोल है और हम उसका उपयोग भी कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को विकसित संसाधन भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 3 नंबर में देखिए भंडारित संसाधन। भंडारित संसाधन जो है, पहले समझ लेते हैं। भंडारित संसाधन ऐसे संसाधन को कहते हैं जिसका जो है लेकिन उसका जो है उपयोग करने के लिए हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी की व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कुछ विकसित देश हैं जो उपयोग कर रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन हम लोग विकासशील देशों में आते हैं। हमारा भारत क्या है, विकासशील देशों में आता है। हमारे यहाँ 1 किलोमीटर से ज़्यादा खुदाई की व्यवस्था है ही नहीं। इसी कारण क्या है, हम लोग अभी इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और जो हम विकसित देश है वो क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत इसको प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो चलिए आप लोग समझ लीजिए। भंडारी संसाधन ऐसे संसाधन जो उपलब्ध तो है, ठीक है ना, जो उपलब्ध है, लेकिन उसके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित तकनीकों यानी टेक्नोलॉजी का अभाव है। जैसे हाइड्रोजन ईंधन अभी हमारे पास हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल के लिए उचित टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन ईंधन तो है, लेकिन इसके इस्तेमाल के लिए क्या है, सही टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में है संचित संसाधन। संचित संसाधन जो है भंडारित संसाधन का ही हिस्सा कह सकते हैं हमको इसको, ठीक है, ठीक है। तो देखिए संचित संसाधन किसको कहते हैं। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है। इसका उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी तो मौजूद है, लेकिन अभी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। संचित संसाधन ऐसे संसाधन को कहते हैं जो हमारे पास तो है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। वैसे ही संसाधन को क्या कहते हैं, संचित संसाधन। देखिए जैसे नदी के जल से पनबिजली परियोजना द्वारा बिजली निकाली जा सकती है, ठीक है ना, लेकिन वर्तमान में इसके इस्तेमाल के सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। तो नदी के जल से क्या है, हम लोग पनबिजली यानी पानी का से बिजली बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, अभी उतनी उचित टेक्नोलॉजी की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण हम लोग कुछ ही स्थानों पर जो है हम लोग जो है पनबिजली का इस्तेमाल उतना लाभ इसका नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ जगह है जो जहाँ क्या है, यहाँ ये बिजली पानी से बिजली बनाया जाता है, ठीक है ना। नदी के पानी से क्या होता है, बिजली बनाया जाता है, लेकिन ये कुछ ही जगहों पर है, ठीक है। तो चलिए एक बार और देख लीजिए।
संचित संसाधन, यह संसाधन क्या है? भंडारित संसाधन का ही एक हिस्सा है, ठीक है। इसके उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी तो मौजूद है, लेकिन अभी इसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है। हम अपनी भाषा में ही लिख दिए हैं, इसीलिए आपको समझा भी देते हैं। तो अपना भाषा में लिख दिए हैं तो आप लोग जो है लिख कर भी समझ सकते हैं, ठीक है। उदाहरण भी आप लोगों के सामने हम रख देते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, आप लोगों को संसाधन पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। हर प्रकार के संसाधन से आप लोगों को हम रूबरू करा दिए हैं। तो आगे हम लोग थर्ड पार्ट में कुछ और विषय पर चर्चा करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, खासकर उस दोस्तों के साथ जो अभी 10th में पढ़ते हैं, उनको साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और एकदम आसान भाषा में समझाया हुआ है, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। फिर भी अगर कहीं पर हमसे मिस हुआ होगा समझाने में तो आप लोग कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा, सर ये विषय पर हम समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। आप कमेंट में लिख दीजिएगा, सर ये चीज़ नहीं समझ पाए हैं। तो अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे उसको आपको अच्छे ढंग से समझा सकें, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए, तब हम लोग लाइव मिलेंगे, ठीक है। और बहुत सारे सब्जेक्ट को पर एक साथ ही चर्चा करेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छा से पढ़िए लिखिए, अभी से ही पढ़िए, ठीक है। ठीक है, आप लोग खुश रहिए।